नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आर्थिक प्रलय आने वाला है, बिल्कुल उसी तरह का प्रलय जो हमारे हिंदू धर्म में जिक्र किया गया है। यह किसने कहा है मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर उससे पहले एक बहुत अहम खबर जिस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही, पूरे मीडिया में एक तरह से खामोशी है। यह शख्स याद है आपको? देविंदर सिंह। जी हां, यह वो पुलिस वाला है जो कि पकड़ा गया था 2 खूंखार आतंकवादियों के साथ, और ये इन आतंकवादियों को जम्मू या दिल्ली दोनों में से किसी एक गंतव्य पर ले जा रहा था। जब ये पकड़ा गया था तब उस वक्त के पुलिस ऑफिसर ने बीबीसी को बताया था कि इस शख्स ने यह कहा था कि सर आप गेम मत बिगाड़ो, यह बहुत ऊंचे लेवल का खेल है। देविंदर सिंह पर कोई चर्चा किसी भी मुख्यधारा के न्यूज चैनल पर नहीं होती, वो मुख्यधारा के न्यूज चैनल जो आपको राष्ट्रवाद के नाम पर सल्फेट बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। अब खबर क्या आई है? खबर यह आई है कि शोपियां का जो सरपंच है, इसका नाम है तारिक अहमद मीर, 36 साल का तारिक अहमद मीर, वो इसकी मदद कर रहा था। मैं जानता हूं भक्त मशीनरी क्या कहेगी, तारिक अहमद मीर मुसलमान और कश्मीर नहीं साहब। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2011 में जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए थे। वो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं हुए थे, मगर तारिक अहमद मीर को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला था। सन्नाटा छाया हुआ है दोस्तों। कल्पना कीजिए, यही तारिक अहमद मीर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा होता, पीडीपी के साथ जुड़ा होता और अगर कांग्रेस के साथ जुड़ा होता, तो न्यूज चैनल्स की तो बल्ले बल्ले हो जाती। क्योंकि न्यूज चैनल्स आपको और हमें यह तो नहीं बता रहे हैं कि लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है और आम नागरिक को क्या करना चाहिए। सरकार पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम डिबेट किस बात पर करते हैं? तबलीग की जमात के बहाने हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हम डिबेट किस बात पर करते हैं? हम पालघर पर डिबेट करते हैं, मगर यह सवाल नहीं उठाते कि पालघर में जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम डिबेट इन तमाम मुद्दों पर करते हैं, मगर इस पर पूरी तरह से खामोशी है। आज फिर से मेरे 2 सवाल। देविंदर सिंह को हम गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे, और यह सवाल मैं अरसे से उठा रहा हूं। और मुद्दा नंबर 2, तारिक अहमद मीर पर खामोशी क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके ताल्लुक बीजेपी से हैं? खैर, अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसने यह कहा है कि आर्थिक प्रलय आने वाला है कोरोना संकट की वजह से। आपके स्क्रीन पर यह शख्स हैं अरविंद सुब्रमण्यम, मोदी सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आर्थिक प्रलय आने वाला है, यह हिंदू धर्म के प्रलय जैसा होगा। अब हमें नकारात्मक विकास दर की तैयारी करनी होगी, नेगेटिव ग्रोथ। भारत जैसे विकासशील देश और अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों के मायने अलग हैं। आरबीआई ने बेशक दर कम करके लिक्विडिटी, पैसा मुहैया करा दिया हो, मगर अब यह चुनौती है कि छोटे और मझोले उद्योगों तक पैसा कैसे पहुंचे। यह बात कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि एक आर्थिक प्रलय आने वाला है, मगर अकॉर्डिंग टू मोदी सरकार ऑल इज वेल और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मुझे हैरत होती है सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं दोस्तों। जी हां, एक ऐसे वक्त जब तमाम बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस चेतावनी दे रहे हैं कि एक आर्थिक प्रलय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है? जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, इसकी नॉर्थ ब्लॉक के गृह मंत्रालय में बैठे एक शख्स को इतनी ज्यादा चोट पहुंची कि उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जीना मुश्किल कर दिया। मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, बीजेपी के नेता रहे हैं, अब गवर्नर हैं। आप जानते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो विधानसभा में एमएलसी के जरिए भी प्रवेश कर सकता है और इसमें गवर्नर्स कोटा होता है। जब उद्धव ठाकरे भगत सिंह कोश्यारी के पास गए कि साहब मेरे 6 महीने खत्म होने वाले हैं, आप मुझे गवर्नर्स कोटा के जरिए विधानसभा भेज दें, तो जो चीज गवर्नर कर सकते हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी से बात कीजिए। नतीजा यह हुआ कि इस खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना पड़ा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय हुए क्योंकि वो जानते थे इस मुद्दे को वो ज्यादा नहीं खींच सकते।
कहीं ना कहीं भगत सिंह कोश्यारी को कैबिनेट की सिफारिशों को मानना होता, महाराष्ट्र के कैबिनेट को। और फिर उन्होंने न जाने क्या कहा भगत सिंह कोश्यारी को। भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से कहा कि आप जल्दी से चुनाव कराएं। जो चीज गवर्नर का विवेकाधिकार है, उसके लिए कोश्यारी साहब ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि आप मोदी जी से बात कीजिए। इसी कोरोना संकट के बीच तुमने एक और सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, मध्य प्रदेश का। आज की तारीख में मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में हैं अगर कोरोना संकट से मृतकों की संख्या की बात करें तो। एक अरसे तक यहां का हेल्थ मिनिस्टर नहीं था, वन मैन शो वहां पर चल रहा है मामा शिवराज सिंह चौहान का। और अब इस दौर में तुम चाहते हो कि महाराष्ट्र सरकार गिर जाए। पहले तुमने पालघर लिंचिंग्स के जरिए बदनाम करने की कोशिश की, उससे तुम्हारा काम नहीं बना। अब तुम गवर्नर के जरिए परेशान कर रहे हो। तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जी हां, एक के बाद एक बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति क्या कह रहे हैं। नारायण मूर्ति, कोरोना की तुलना में लंबा लॉकडाउन ज्यादा लोगों के मरने का कारण बनेगा, क्योंकि लॉकडाउन से लोग भूख से मरेंगे। कोरोना वायरस भारत का नया सच है और इसे सामान्य हालात मानकर हमें आगे बढ़ना होगा। काम को वापस लौटना होगा और बीमारों और कमजोरों को सुरक्षित रखना होगा। विकसित देशों की तुलना में भारत की मृत्यु दर बहुत कम है। आगे क्या बोलते हैं नारायण मूर्ति, अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो हमें अगले 2 से 3 साल तक हर हफ्ते 60 घंटे काम करना होगा। तो नारायण मूर्ति भी क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर जारी रहा तो उससे भुखमरी से जो लोगों की मृत्यु होगी वो लॉकडाउन से कई गुना ज्यादा होगी। इतनी बड़ी समस्या का हम सामना कर रहे हैं और सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, आपके सामने कुछ सवाल। क्या कहा नारायण मूर्ति ने, अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो हमें अगले 2-3 साल तक हर हफ्ते 60 घंटे काम करना होगा। यानी कि सारी जिम्मेदारी आम नागरिक के ऊपर है ना। लॉकडाउन में भी नागरिक ही सब कुछ करे, पीएम केयर्स में भी नागरिक योगदान करे। वो पीएम केयर्स जिसका ऑडिट तक नहीं होता, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वो अपने स्टाफ को, अपनी काम वाली बाई, अपने ड्राइवर, अपने झाड़ू पोछा करने वाले, उन सबको सैलरी दे, मगर उसकी अपनी सैलरी का कुछ नहीं पता और वो 60 घंटे भी काम करे हर हफ्ते। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार की आखिर क्या जिम्मेदारी है, बताइए। सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। कम से कम जो काम आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। आपके स्क्रीन पर यह शख्स है जिसका नाम है बृजभूषण राजपूत। ये चरखारा से विधायक है बीजेपी का, उत्तर प्रदेश का। और देखिए किस तरह से एक बच्चे के सामने उसके बाप को जलील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। गलती से वो इस गली में आ गया फल बेचने के लिए। बृजभूषण राजपूत ने जो घटिया काम किया है, मैं चाहूंगा आप देखें। भाग कहाँ रहे वे? क्या भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम है? नाम बताओ अपना। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। झूठ बोल रहा था मुसलमानों के। क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं। अबे झूठ जब क्यों बोल रहा नाम है तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो अबे साले झूठ क्यों बोलता है तू? हम कहा अब नहीं करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। क्या सरकार ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएगी? पार्टी के तो आप ही के नेता हैं ना। आप क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगाएंगे? क्योंकि ये तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति पहुंचा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं देश का। अब इन शख्स पर गौर कीजिए, सुरेश तिवारी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना।
ये कह रहे हैं कि आप भी मुसलमान से फल ना खरीदिए, और ये बात उन्होंने सरकारी मुलाजिमों के सामने कही। और ये आदमी अपनी गलती की माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। और माफी भी क्यों मांगे? क्योंकि जब पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। क्यों? और प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों? इन तमाम घटनाओं की वजह से भारत को जबरदस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा किस तरह से गल्फ की तरह से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। गल्फ जो है वो लगातार भारत को टारगेट कर रहा है, चाहे वहां की एक राजकुमारी हो, चाहे कुवैत की तरफ से, चाहे सऊदी अरब के बुद्धिजीवी हों, सब जो हैं वो भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं। खुद एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, वो फोन खड़खड़ा रहे हैं तमाम मिडिल ईस्ट में कंट्रीज को कि ऑल इज वेल, आपके और हमारे रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं है। और अब 57 देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बयान के जवाब में MEA ने फिर से कल यह बयान जारी किया आपके स्क्रीन पर। After OIC criticism, MEA says Gulf nations committed to good relations with India. क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। Relations between two countries cannot be defined on the basis of a few tweets, said Ministry of External Affairs spokesperson Anurag Srivastav on Thursday in response to questions whether Gulf nations were worried about alleged Islamophobia in India. Srivastav stressed that India's relation with Gulf nations were friendly and cooperative. आगे क्या कहते हैं? The Organization of Islamic Cooperation, OIC, a group of 57 nations, had earlier tweeted about an unrelenting and vicious Islamophobic campaign in India. यानी कि इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रचार चल रहा है भारत के अंदर, इसके जवाब में भारत ने कहा था, India had responded saying the OIC statement was not just deeply regrettable but factually incorrect and misleading. खेदजनक बयान है और भ्रम फैलाने वाला बयान है, ऐसा भारत कह रहा है। बिल्कुल सही कहा भारत ने, मगर मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। आखिर 57 देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता कौन है भारत के बारे में टिप्पणी करने वाला? क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा होता है तब ये लोग कभी भी हमारे समर्थन में नहीं आते। और मैं साल 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब कश्मीर में हीलिंग टच की बात होती, तब यह OIC भारत के समर्थन में कभी नहीं आया। जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है तब यह OIC कभी भी भारत के समर्थन में नहीं आया। मगर बात वो नहीं है मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि क्या खतरे को आता देख हम अपनी गर्दन को रेत में दफन कर सकते हैं? क्या हम भूल सकते हैं कि ये OIC 57 देशों का है, वो 57 मुस्लिम देश जहां लाखों भारतीय नौकरी करते हैं। इन भक्तों के चलते, इन अंध भक्तों के चलते कल्पना कीजिए अगर हमारे भारतीय जो उन गल्फ नेशंस में रहते हैं उन्हें अगर किसी ने टारगेट करना शुरू कर दिया तो उसका जवाबदेह कौन होगा? बताइए। खबरें तो यह भी आ रही हैं कुछ देशों से कि अब यह कहा जा रहा है कि एक्सपैट्स की बजाय यानी कि भारत से आने वाले लोगों के बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर तबलीगी जमात के बहाने तमाम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और बात यह नहीं है, उन देशों में, गल्फ नेशंस में रहने वाले बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं वो लोग जहर फैला रहे हैं। यानी कि वो कचरा सिर्फ भारत में नहीं फैला रहे हैं, भारत भी बाहर जाके भी कचरा फैला रहे हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ना कि हम OIC को कह सकते हैं भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, मगर आखिरकार ये हमारे सिर पर ही आने वाली है। आपको क्या लगता है बार बार विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है? डर है, चिंता है, तभी तो दे रहा है ना। और हम कब तक आंखें मूंदे रह सकते हैं इस तरह से? बताइए। बहुत जरूरी है कि आप अपने न्यूज चैनल्स में जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगाएं, नहीं तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आपको अगर लगता है कि न्यूज चैनल्स में जहर फैलाने के चलते आपकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी, तो आपसे बड़ा नासमझ मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। 3 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन,
और अभी से बात की जा रही है लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है। हमें यह भी नहीं पता कि 3 मई के बाद आखिर देश के नागरिक को क्या उम्मीद करनी चाहिए। यह देश का नागरिक तो यहां का शेयर होल्डर है ना। क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम से कम अपने नागरिकों को बताएं कि भाई हम किस चीज की उम्मीद करें। सुनिए, सरकार का मकसद आपको डराना नहीं था। अब एक नई खबर सामने उभर कर आई है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस का जन्म वुहान की एक प्रयोगशाला में हुआ था। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इशारा कर रहे हैं कि चाइना ने जानबूझ के इसे एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? वैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप की अधिकतर बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि वो अधिकतर बातें जो हैं, जैसे हमारी यहां की आईटी सेल है बीजेपी की, वे भी अनाप शनाप चीजें बोलते रहते हैं। मगर इसका असर क्या होने वाला है? अमेरिका और चाइना, 2 पावर हाउसेस, 2 सुपर पावर्स, इस तरह के बयानात के चलते इनमें और ज्यादा तनाव पैदा होगा, और ज्यादा तनाव पैदा होगा तो और भी ज्यादा आर्थिक अनिश्चितता पैदा होगी, और इसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा। क्या आप जानते हैं इस देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी रिलायंस की, मुकेश अंबानी की रिलायंस ने अपने मुलाजिमों की 50% सैलरी कम कर दी है। जी हां, तो आप सोच सकते हैं कि जब रिलायंस के ये हालात हैं तो बाकियों की क्या हाल होंगे। अब ये वीडियो देखिए। तेलंगाना क्या है? L&T, ये वो कंपनी है जिसने पीएम केयर्स में 150 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये तस्वीर देखिए, वहां 1600 मजदूर हैं, लॉकडाउन के पास इनकी सुध किसी ने नहीं ली, भूखों मर रहे हैं ये लोग। ये लोग इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज बेबस हैं, और ये वही कंपनी है जिसने पीएम केयर्स में 150 करोड़ दिए। आज मैं जानना चाहता हूं ना, ये पीएम केयर्स जो है, इसको लेकर जमीन पर सबूत कहां दिखाई देते हैं? L&T को बजाय कि पीएम केयर्स में 150 करोड़ रुपए देने के, इन 1600 मजदूरों को तुम रोटी मुहैया करा देते। ये सब तो कुछ ही करोड़ों की बात थी, 150 करोड़ भी नहीं लगते इसमें। ऐसी संवेदनहीनता आखिर हम में कैसे हो सकती है? आज हमें तय करना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हम लोग इस तरह से, इस रवैये से ये सरकार नहीं चल सकती। मुद्दों पर हमें फोकस करना होगा। मैं जानता हूं कि इस देश की जनता की मति भ्रष्ट हो गई है। हमारे लिए, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार, तथाकथित सबसे ज्यादा समझदार लोग, वो इस कदर ब्रेन वॉश्ड हैं कि वो इन मुद्दों पर अपने सरकार से सवाल भी नहीं करते हैं। और जब मेरे जैसे पत्रकार ये सवाल करते हैं तो आप देशद्रोह का तमगा लगा देते हैं। देखिए साहब, हम तो ये सवाल उठाएंगे क्योंकि हमें इस देश की चिंता है। सही मायने में अपने सरकार को कटघरे में रखना ताकि वो भटक ना जाए, यही होती है देशभक्ति। समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम करना, तनाव फैलाना, दंगे जैसे हालात फैलाना, जिन पत्रकारों को आप सही पत्रकार समझते हैं, ऐसे में जो पत्रकार इस तरह का काम करते हैं, तो आप उन्हें देखिए, ठीक है? बाकी मेरे दर्शक मुझे देखेंगे। सुनिए, सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।